डीसी के मौखिक आदेश से हुई थी 74 एकड़ वन भूमि का रजिस्ट्री। यह विषय है अध्यक्ष महोदय बोकारो के चास प्रखंड का। अध्यक्ष महोदय, इसमें वर्ष 2017-18 में एक सीओ का भी बर्खास्तगी हुआ है। अध्यक्ष महोदय, सीओ को बर्खास्त किया जा चुका है और ये वर्तमान सरकार आने के बाद जो सरकार बोलती है कि हम जल, जंगल और जमीन के रक्षा करने के लिए आए हैं, और जैसे ही कुर्सी पर बैठती है अध्यक्ष महोदय, वन भूमि को रजिस्ट्री किया जा रहा है। क्या हो रहा है अध्यक्ष महोदय? किसके मिली भगत से हो रहा है अध्यक्ष महोदय? आ गया नहीं अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ा वाइटल इशू है अध्यक्ष महोदय। आ गया भानु जी, सूचना में कितना वाइटल इशू आ सकता है? आप अगर गंभीर है माननीय सदस्य तो इसको दूसरे चीज में लाइए, विधानसभा में जो व्यवस्था है उसमें लाइए। आप सूचना में कितना गंभीर विषय को रख सकते हैं बताइए? सूचना में गंभीर विषय अगर आता है तो 1-2 मिनट में बोलिए, 1-2 मिनट। हाँ अध्यक्ष महोदय, इसीलिए हम बोल रहे हैं 1-2 मिनट में बोलिए। इतना गंभीर विषय अध्यक्ष महोदय, जो जल, जंगल, जमीन पर बोल करके सरकार आई है और वन भूमि का रजिस्ट्री हो जा रहा है अध्यक्ष महोदय, और इस पर कहीं न कहीं से सरकार का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संरक्षण होगा, तभी ऐसा हो सकता है अध्यक्ष महोदय। नहीं तो बिना डीसी के मौखिक आदेश से वन भूमि का रजिस्ट्री अध्यक्ष महोदय हो गया। जंगल झाड़ी वाला तो जमीन बिक नहीं रहा है, और जब वन विभाग मान्य अध्यक्ष महोदय, अनंत कुमार ओझा जी अपना कटौती प्रस्ताव पेश करें। अनंत कुमार ओझा जी। अध्यक्ष महोदय, आज स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा लाए गए अनुदान मान 44,33,22,07,000 से अधिक राशि के विषय में कटौती प्रस्ताव महोदय लाए। आप परिस्थिति को भागते हुए प्रदीप जी बैठिए, परिस्थिति को भागते हुए ओझा जी को बोलने दीजिए, बैठिए। महोदय, मैं अपनी बात शुरू करूं महोदय कि आखिर इस सदन के माध्यम से जो सरकार ने बजट के माध्यम से स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए राशि मांगी है, वह किस काम के लिए सरकार मांग रही है महोदय? मैं अपनी बात शुरू करने से पहले उस क्षेत्र की आवाज आपके माध्यम से रखना चाहता हूं महोदय, जिस जिले से इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, जिस जिले से आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिस दल से हैं, घटक दल के एक महत्वपूर्ण नेता है, उस दल के विधायक दल के नेता माननीय आते हैं, और उस जिले से अभी सदन में पिछले दिनों जिन्होंने व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज बुलंद की थी, वैसे आदरणीय लोबिन बाबू भी आते हैं महोदय। वहां के अखबारों के झारखंड के सबसे अंतिम छोर पर वो जिला है महोदय, 500 किलोमीटर दूर है, और समाचार पत्रों में महोदय कुछ खबरें छपी है जो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का सरकार तक देना चाहते हैं महोदय। 12.5 लाख की आबादी पर जिले में नहीं है एक भी स्त्री रोग विशेषज्ञ। ये महोदय साहेबगंज जिले की दास्तान है महोदय। D5 सलाइन की बोतलों में मिला है फंगस, लापरवाही, सदर अस्पताल में मरीजों की सेहत में खिलवाड़, प्रबंधन है मौत। महोदय, साहेबगंज जिला में कुपोषण रोकने का प्रयास हो रहा है विफल। पठारी क्षेत्रों में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़कर बढ़ी। एलाइजा मशीन नहीं है, किट से की जा रही जांच, मौत बांट रहा है ब्लड बैंक। सदर अस्पताल के ड्रेसिंग रूम को ड्रेसिंग की जरूरत। ये केवल महोदय एक अस्पताल की कहानी है महोदय, एक सदर अस्पताल की कहानी है। सदर अस्पताल में नहीं है कफ सिरप, मरीज है परेशान। ये है साहेबगंज जिले के सदर अस्पताल की दास्तान। अध्यक्ष महोदय, एएनएम प्रशिक्षण केंद्र बनकर के है तैयार, नहीं प्रारंभ हुआ एएनएम प्रशिक्षण केंद्र। महोदय, इस प्रकार की दास्तान मैंने इसलिए शुरू किया, ये साहेबगंज जिले की कहानी है महोदय, जहां इस राज्य के ने नेतृत्व करने का उस क्षेत्र के लोगों ने, उस जिला के लोगों ने
इस राज्य का नेतृत्व करने वाला जहां प्रमुख नेता बैठे हैं, ये उनको देने का काम किया है महोदय। आज कटौती प्रस्ताव के माध्यम से उन कोरोना योद्धाओं को हम नमन करते हैं। ये जो वैश्विक महामारी हम सब के बीच में आई थी महोदय, और वैश्विक महामारी के माध्यम से जिन कोरोना योद्धाओं ने अपनी मेहनत, साहस और कार्य के प्रति दक्षता के बल पर जिन्होंने समाज को, झारखंड को ताकत देने का काम किया, इस सदन के माध्यम से उनके प्रति हम अभिनंदन करते हैं महोदय, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस प्रकार से राज्य शासन की जो लापरवाही आई थी महोदय, हम सब लोगों ने देखा है कि कोरोना के काल में जहां पूरी दुनिया के अंदर भयभीत थे, हर सरकारें हर अपना अधिकतम संसाधन लगा करके, महत्तम संसाधन लगा करके और अपने अपने राज्य के लोगों को, जिले के लोगों को उबारने का काम किया था, उसी समय राज्य शासन की किस प्रकार से लापरवाही हुई महोदय, ये पूरा देश और पूरा झारखंड देखा था महोदय। किस प्रकार से राज्य शासन के मंत्री बसों में भर करके और निजी हितों का रक्षा करते हुए किस प्रकार से ले जाने का काम हुआ था। कोडरमा और पाकुड़ का ले जाने का काम हुआ था, वो तो मिलते रह गया। लोगों ने बताया कि पाकुड़ गया, लेकिन पाकुड़ प्रशासन खोजते रह गया, वो सबमरीज सीमा पार करके चले गए जहां जाना था उनको। महोदय, यह इसलिए चिंताजनक है, इस कोविड जैसे संकट के काल में भी जहां एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपदा राहत कोष से 284 करोड़ देने का काम हुआ था, क्वारंटाइन सेंटरों का हाल क्या हुआ था, हाल कितना बेहाल था, मरीज तड़पते थे, परेशान रहते थे, लेकिन शासन मौन बन करके और अपनी जनता को कारगुजारियों के आगे उनको यथास्थिति में छोड़ने का काम किया था। महोदय, निश्चित रूप से जो कृत्य हुआ था, कोरोना काल में जिस प्रकार का व्यवहार हुआ था, राज्य शासन की जिस प्रकार से दक्षता होनी चाहिए थी, उससे राज्य की जनता आज भी भूली नहीं है महोदय। और इस नाते हम इतना ही कहेंगे कि उसका एक अनुभव बता रहे महोदय, इसी सदन के सदस्य है अपने माननीय नारायण दास जी, और नारायण दास जी के परिजन, जिसकी शिकायत उन्होंने तत्काल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी किया था, इनकी सासू मां को देवघर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। खाली सिलेंडर ऑक्सीजन का महोदय उनको लगाया गया, परिणाम हुआ सब महोदय की लापरवाही के कारण उनकी असमय काल कलवित हो गई। इस बात की शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं माननीय विधायक जी ने किया था महोदय, लेकिन आश्चर्य होगा, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहते हैं महोदय कि उसका ये दुष्परिणाम राज्य ने कितना दंश झेला है महोदय, कि जब माननीय सदस्य के साथ इस प्रकार की बात हो सकती है, उसके लिए लापरवाह सिविल सर्जन प्रबंधन का प्रमुख केंद्र बिंदु सिविल सर्जन के द्वारा महोदय, उसके बावजूद भी 1 साल तक उसी जगह पर प्रभारी सिविल सर्जन के रूप में देवघर में वो पदस्थापित रहा। यह एक वानगी है राज्य सरकार का, इनकी संवेदनशीलता का, इनकी कर्तव्यपरायणता का किस प्रकार से ये संवेदनशील है महोदय। महोदय, अब थोड़ा उससे आगे बढ़ते हैं। ये राज्य से 500 किलोमीटर दूर जहां माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आते हैं, जहां से माननीय सदन के नेता आते हैं, ये उसकी दास्तान है। जरा रांची के अखबारों को महोदय उस समय की जो घटनाएं हैं आपके माध्यम से एक बार सरकार की ओर बताना चाहते हैं महोदय। कोर्ट ने रिम्स से पूछा नियुक्तियों के लिए क्या किया, कौन कौन से उपकरण खरीदे। अस्पताल के बाहर ऑटो में ही 1.5 घंटा तक तड़पता रहा मरीज, हो गई उसकी मौत। जिसका डर था आखिर वही हुआ, हिंद पीढ़ी रांची के हर कोने तक पहुंचा कोरोना वायरस। देखिए, ये हम नहीं कर रहे, ये राज्य के सारे समाचार पत्र सुर्खियों में थे महोदय। लॉकडाउन उल्लंघन पर बवाल, पुलिस ने शनिवार और रविवार की घटनाओं पर दर्ज किए 4 केस। हिंद पीढ़ी में पुलिस
हिंद पीढ़ी में पुलिस व लोगों में फिर झड़प, हमले में डीएसपी घायल, घायल डीएसपी बोले भीड़ ने घेर लिया, पेट में घूंसे मारे, पत्थर चलाए, कुछ स्थानीय लोग भी जानते हैं, उन्हें ही निकाला। महोदय, ये शकील अख्तर जी का रिपोर्ट है। उन्होंने लिखा है, रिम्स में दवा और उपकरण के पैसे से मंत्री ने गाड़ी के लिए खरीदने की तैयारी। महोदय, माननीय मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री भी बोले तबलीगी जमात के कारण फैला कोरोना। ये महोदय उस काल का समय है जिसमें पूरी दुनिया डर में जी रही थी महोदय, भय में जी रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी के या विपक्ष के विधायक नहीं बोल रहे हैं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने साहस दिखाया और साहस दिखा करके उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात के कारण झारखंड में कोरोना फैल रहा है। महोदय, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अखबारों के पन्ने में है महोदय। जवाब में बोलेंगे, ये महोदय अखबारों की सुर्खियों में है महोदय, ये सुर्खियों में है। ओझा जी 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं सुन लीजिए। जाता है तभी लोग वो रास्ता पकड़ लेते हैं। हिम्मत है तो जवाब सुनने के लिए भी बैठे, अगर हिम्मत है तो आज ये वचन दे कि जवाब सुनेंगे सरकार का। सुनेंगे। आप आग्रह करिएगा तब न मंत्री जी, आप जवाब सुनने के लिए माननीय सदस्यों को आग्रह करिएगा तब न सुनेंगे। आज सुनेंगे, भानु जी कह दिया है, सुनेंगे। दिखता है हम लोग सुनने के लिए तैयार है। क्या ये 15 महीना में जवाब देंगे? झूठ बोलने वाले लोग, भानु जी, झूठ बोलने वाले लोग क्या जवाब देंगे? भानु जी, झूठ बोलने वाले लोग भानु जी बैठे जवाब देंगे। 2 मंत्री काहे खड़ा होते हैं आप लोग? एक आदमी बोलिए ना। और आपको तो 20 मिनट समय मिलेगा जवाब देने के क्रम में, तो आप बोलेंगे सब बात। आप आराम से बोलिएगा, काहे इतना टेंशन लेते हैं? माननीय सदस्य का जवाब होगा ना। अध्यक्ष महोदय, अच्छा 1 मिनट बोलने दीजिए, सुन लीजिए उसको। महोदय, ओझा जी बड़े सम्मानित हमारे बड़े भाई भी हैं, इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं। कोई भी बयानी करें तो कम से कम साक्ष्य और आधार पर करें। केवल जो है सुनी सुनाई अफवाह पर बात न करें। मैंने पहले भी सदन में इस बात को खंडन किया था और ये गलत बयानी कर रहे हैं, इसके लिए इनको क्षमा भी मांगनी चाहिए। बोलिए आजा जी, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, ये सारे अखबार का कतरन सदन के माध्यम से आप तक सुपुर्द कर देंगे महोदय। और इससे भी बड़ी बात है महोदय, एक राज्य के सुपर स्वास्थ्य मंत्री है महोदय, और ये सुपर स्वास्थ्य मंत्री जी बयान देते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान दे बनना इरफान अंसारी जी। महोदय, ओझा जी, माननीय सदस्य ओझा जी एक भी अखबार का कतरन रखने में भूले नहीं है। महोदय, झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, एक दिन में मिले 16 संक्रमित, हर स्तर पर होती रही गड़बड़ी, शहर के सभी कोनों तक पहुंच गया कोरोना। महोदय, इलाज के अभाव में गर्भवती आदिवासी महिला की मौत, ये देवघर विधानसभा के मोहनपुर की घटना हुई है महोदय। बरही अनुमंडलीय अस्पताल में घोर लापरवाही, नर्स ने नवजात शिशु को लगाया ऑक्सीजन, पर सिलेंडर था खाली, चली गई जान। माननीय, कोरोना की जानकारी छिपा रहा है स्वास्थ्य विभाग। ये सब कोरोना के समय का है। डीएसपी बोले, अध्यक्ष महोदय, रामगढ़ की घटना है महोदय, मांडू की, जहां के हमारे जेपी भाई पटेल है। वाहन पर शव ले जाने की बजाय पुलिस ने स्ट्रेचर पर लादा, जीप के पीछे बांधकर खींचते ले गई थाना। सरकारी व्यवस्था, स्ट्रेचर बनी एम्बुलेंस। ताला बंद कर घर चले गए कर्मचारी, अंदर दो घंटे तक तड़पती रही मरीज। हिंद पीढ़ी में फिर हुई पत्थरबाजी, डीएसपी हुए घायल, लाठीचार्ज, कोई कार्रवाई नहीं। महोदय, इस प्रकार के खबरें, ये पूरे कोरोना काल की महोदय खबरें हैं जो समाचार पत्रों के सुर्खियों में रही है महोदय।
महोदय 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 आज आपके माध्यम से महोदय केवल इतना ही विषय नहीं है महोदय, इतना ही आग्रह करेंगे कि ये सब होने के समय, जिस समय कोरोना काल आया, जो कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं किए महोदय, उस समय भी जो पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में सरकार थी और हमारे स्वास्थ्य मंत्री चंद्रवंशी जी थे, उस समय 108 एम्बुलेंस भी महोदय उसी समय याद आई थी महोदय, जिस 108 एम्बुलेंस ही सहारा बनी थी महोदय। और आश्चर्यजनक है महोदय, जिस प्रदेश के अंदर जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं महोदय, झारखंड के, उस आर्थिक सर्वेक्षण में राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का घनत्व महज 11 प्रति 10,000 जनसंख्या था, जो लोगों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही कम है। इन संस्थानों में वर्तमान में कार्यरत एएनएम स्टाफ नर्सों कुल संख्या क्रमशः 9,676 और 1,173 है। इसके अलावा राज्य में केवल 1,710 चिकित्सा अधिकारी तथा 403 वरीय चिकित्सा अधिकारी है। राज्य में कुल स्वास्थ्य कार्यकर्ता का घनत्व भी कम, प्रति 10,000 जनसंख्या पर 1.9% था। राज्य के सभी जिलों में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं विभिन्न कोटियों में घनत्व भारी असमानता है। महोदय, इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जिस दल से है, जो कहते हैं कि देश को आजाद तो हमने दिलाया है, आज पूरे झारखंड में उसमें भी आजादी के 60 वर्षों तक शासन करने वाले लोगों ने झारखंड में मात्र 3 मेडिकल कॉलेज दिया था महोदय, जिसके बारे में अपने 2021 के बजट में इन्होंने जो अभिलेख किया है, बड़े चतुराई के साथ इन्होंने उल्लेख किया महोदय। माननीय सदस्य, आज कई डिपार्टमेंट में चर्चा होना है और थोड़ा समय पर ध्यान रख करके संक्षेप में हम अपनी बात कहेंगे महोदय। कई डिपार्टमेंट में होना है महोदय, हम आपका नजर को उधर इनायत करने के लिए आपका व्यवधान महोदय। समय को जिस मेडिकल आजादी के 50 वर्षों तक दिल्ली से लेकर के राज्य शासन तक ये लोग स्थापित रहे महोदय, लेकिन इन्होंने यह भी नहीं कहा, हमें तो आशा था महोदय कि उनके कोशिशों को सराहो, उसके हमरा बनो। एक सभा जलाई थी आंधियों के खिलाफ, आप आलोचना करते हैं हमारा, लेकिन जो काम रघुवर दास की सरकार ने महोदय ने किया था, उस सरकार की प्रशंसा भी आपको सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए था। 3 नए मेडिकल कॉलेज झारखंड में उन्होंने नए देने का काम किया था और खूंटी और कोडरमा का स्वीकृति प्रदान करके उन्होंने उसका भी स्वीकृति दिलाने का काम किया था। बच्चों का पढ़ाई भी उन्होंने 3 मेडिकल कॉलेज में चालू किया, लेकिन बदले में आपने क्या किया? आपकी लापरवाही के कारण उन बच्चों का इस सत्र में एमसीआई ने मान्यता नहीं दिया और वो बाधित हो गया महोदय। एम्स जैसे संस्थान सुदूरवर्ती संथाल पटना में प्रारंभ करने का महोदय काम किया था। महोदय, इतना ही नहीं, यहाँ रांची के अंदर कैंसर हॉस्पिटल बनाने की दिशा में महोदय काम किया था। 300 सैया वाले विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल बनाने का काम किया था महोदय। इससे भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने एक और काम किया महोदय, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने झारखंड की धरती से आयुष्मान भारत योजना शुरू किया था, जिसके बारे में आपने अपने ही प्रशंसा में लिखा है कि आयुष्मान भारत के माध्यम से कुल 7,34,021 लाभुकों को योजना का लाभ मिल चुका है। महोदय, आपने केवल उसका लेबल बदल दिया और लेबल बदल करके आपने उसका मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम दे दिया। होना तो यह चाहिए था महोदय कि पूरी की पूरी आबादी को आप आच्छादित करते। जो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से जो आबादी आच्छादित था, शेष आबादी को राज्य सरकार अपना अंश दे करके पूरी की पूरी आबादी को आप आच्छादित करते, न कि बीपीएल और एपीएल परिवार के नाम पर उसको विभाजित करने का काम करते महोदय। चूंकि महोदय आपने समय दिया है, बस आपके माध्यम से दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं महोदय। यह केवल इतना ही नहीं है महोदय, कोरोना काल में कई व्यक्तियों पर लापरवाही का महोदय केस हुआ है। आपके माध्यम से आग्रह करेंगे महोदय, उन चीजों पर सरकार पुनर्विचार करते हुए उसमें हमारे कई माननीय सदस्यों पर भी उस समय जो कोविड काल में अब भेदभाव क्या हो महोदय चर्चा करेंगे तो आप समय नहीं देंगे। किस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा शिविर लगा करके प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जब जाते थे और अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर उनको सेवा शिविर लगाने का, खाद्यान्न पहुंचाने का, मोदी आहार पहुंचाने का अनुमति तक नहीं मिलता था महोदय। ये भेदभाव होता था और उस समय जो लापरवाही करते थे उन पर मुकदमे भी हुए महोदय।
इसको विचार करिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, सरकार से भी आग्रह करेंगे। और साथ ही साथ स्वास्थ्य के क्षेत्र में महोदय इतना ही आग्रह है कि जिस आवाज को मैंने शुरू किया था, आदरणीय संसदीय कार्य मंत्री सदन में बैठे हुए हैं, आदरणीय सदन के नेता भी सुन रहे होंगे आवाज को। उस साहिबगंज में मेडिकल कॉलेज की मांग हमने किया महोदय, उस मेडिकल कॉलेज की मांग को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी आपके माध्यम से उस हित को पूरा करें। अंतिम छोर पर है महोदय, उस मांग को पूरा करें। कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और ये सब में डॉक्टर नहीं है महोदय। उधवा 2.5 लाख की आबादी है। आज पहले डॉक्टर रहते भी थे, आज एक भी डॉक्टर 2.5 लाख की आबादी पर एक भी डॉक्टर का महोदय वहां पोस्टिंग नहीं है। निश्चित रूप से वहां चिकित्सकों को पदस्थापित करे। नर्सिंग ट्रेनिंग सेंटर बन करके तैयार है, उसको चालू कराए। और इसी के साथ साथ शिक्षा विषय पर भी आज है महोदय, पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने इस प्रदेश में चाहे महोदय, बस 1 मिनट में खत्म करेंगे महोदय। पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने महोदय 100 से ज्यादा डिग्री कॉलेज खोलने का काम किया, महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, महिला विश्वविद्यालय खोलने का काम किया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी खोलने का काम किया, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खोलने का काम किया। आपने जो घोषणा पत्र अपना बनाया है महोदय, इनकी सरकार का घोषणा पत्र है महोदय, निश्चय पत्र और घोषणा पत्र दोनों दलों का हम लेकर के आए महोदय। आपने अनुमंडल स्तर पर, प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र और कॉलेज खोलने का, डिग्री कॉलेज देने का बात किया महोदय। उन योजनाओं पर अमल कीजिए। अब पूर्व की सरकारों ने जो डिग्री कॉलेज बनाया है महोदय, उन कॉलेजों का पढ़ाई सुनिश्चित कराइए। कॉलेज बनकर के तैयार है, वहां का पढ़ाई करे। हमारे साहिबगंज राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भी महोदय आपके माध्यम से अनुरोध करेंगे कि इंजीनियरिंग कॉलेज का स्वीकृति हुई थी, उस इंजीनियरिंग कॉलेज का भी निर्माण का मार्ग प्रशस्त करिए। और अंत में एक बात कहते हुए, जिला मुख्यालय साहिबगंज में गर्ल्स हाई स्कूल है महोदय, और गर्ल्स हाई स्कूल में मैं आपके माध्यम से आपका संरक्षण चाहते हुए आग्रह करेंगे। उस गर्ल्स हाई स्कूल में पूर्ववर्ती सरकार ने, उसका भवन बहुत जर्जर है, और जर्जर भवन के कारण, उस जर्जर भवन के कारण वो कभी भी गिर सकता है, कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन भवन निर्माण विभाग कह रहा है कि शिक्षा विभाग ने हमें अनुमति नहीं दिया है, पुराने रेट पर हमें अनुमति दिया है महोदय। उस गर्ल्स हाई स्कूल का भवन निर्माण कराने की दिशा में आपके माध्यम से सरकार को आप निर्देशित करें, कि ताकि इस सदन में उसका उत्तर भी आए कि गर्ल्स हाई स्कूल का भी निर्माण काम कब से प्रारंभ होगा, मेडिकल कॉलेज का परिणाम कब होगा। और झारखंड के लिए जो रघुवर दास सरकार ने प्रयास किया महोदय। माननीय सदस्य धन्यवाद। माननीय सदस्य ओझा जी, हो गया ओझा जी, ओझा जी हो गया ओझा जी, उसको भिजवा दीजिए, उसको भिजवा दीजिए, हो गया। माननीय सदस्य भिजवा दीजिए उसको। माननीय सदस्य श्री विकास कुमार मुंडा जी, माननीय सदस्य श्री विकास कुमार मुंडा जी, हो गया ओझा जी, हो गया। विकास कुमार मुंडा जी। अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा जो अनुदान की मांगी गई है, उसके पक्ष में और सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आज जितने महत्वपूर्ण विभाग के अनुदान मांगे हैं, सारे विभाग कहीं न कहीं इस राज्य को समृद्ध बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, मुझे लगता है सभी विभाग हैं। उनमें स्वास्थ्य के साथ साथ शिक्षा एवं वन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग भी है। मैं सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग से शुरू करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि पिछले 1 साल में मुझे लगता है कोरोना के काल में जो बेहतर कार्य आप लोगों ने किए हैं, उसके लिए मेरी तरफ से माननीय हेमंत जी और माननीय बन्ना जी को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इसलिए भी बधाई देता हूं कि जब आप विपरीत परिस्थिति में जब आप काम करते हैं तो आपके कार्य करने की दक्षता भी दिखती है। क्योंकि सामान्य और समानांतर परिस्थिति में कार्य तो हर कोई कर लेता है, लेकिन विपरीत परिस्थिति में अगर कोई अच्छा काम करके दिखाए तो उसको मानते हैं हम लोग कि हाँ, आपने काम किया है। और इसलिए मैं आपको पुनः बधाई देता हूं कि आपने विपरीत परिस्थिति में बहुत अच्छे तरीके से काम करके दिखाया। लेकिन आज के दौर में भी मुझे लगता है कि चुनौतियां हमारे लिए कम नहीं है, और इस चुनौतियों को भी हमें स्वीकार करना चाहिए कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है।
हम जब पूरे देश के आंकड़ों को देख रहे हैं तो वर्तमान समय में मुझे लगता है कि देश के आंकड़े भी लगातार और निरंतर बढ़ रहे हैं। इस और भी हमें ध्यान देना होगा कि कहीं इस तरह की संकट की स्थिति हमारे राज्य में भी आने वाले समय में उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए जो भी गाइडलाइंस इशू करने की जरूरत है उसके लिए भी मुझे लगता है कि आप लोग तैयार रहिए, क्योंकि एक व्यक्ति से ही हजारों हजार से लाख और आज के दिन में हम लोग करोड़ की स्थिति पूरे देश में देख रहे हैं। अभी हमारे विपक्ष के साथी तबलीगी जमात पर प्रश्न कर रहे थे, तो मैं उनको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जब देश में पहला केस कोरोना का रजिस्टर हुआ था, उसके 1 महीने बाद तक मुझे लगता है कि किसी तरीके का कोई केंद्र सरकार के द्वारा कोई महत्वपूर्ण पहल नहीं किया गया। और आप लोग उस समय काल में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने और बिगाड़ने का जो खेल रहे थे, और उसके सरकार बनने के बाद मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगाया गया, तो मैं कहीं ना कहीं इससे साफ झलकता है कि आपकी प्राथमिकताएं कहां थी, कि आप कोरोना से लड़ने के लिए कितना तत्पर थे और अपनी सरकार बनाने के प्रति कितना तत्पर थे, ये साफ दिखता है आपके कार्यों से। मैं एक चीज के लिए और बधाई देना चाहूंगा कि आपने हमारे झारखंड के जो झारखंड आंदोलनकारी शहीद रहे हैं शहीद निर्मल महतो जी के नाम पर एक कॉलेज का नामकरण आप लोगों ने किया, उसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। और कुछ सुझाव है मेरी तरफ से स्वास्थ्य विभाग के लिए, चूंकि हम सभी जितने भी माननीय सदस्य हैं उसमें अधिकतम मुझे लगता है कि सभी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगता है कि जो स्वास्थ्य की व्यवस्था जो है, जितने भी हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उससे सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि मतलब झारखंड बने हुए इतने साल हो गए, लेकिन आज भी हम लोग अगर देखते हैं तो वहां पे चाहे डॉक्टर्स की कमी की बात हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ की कमी की बात हो, ये आज भी देखने को हम लोगों को मिलता है। मैं बस इतना चाहूंगा कि पूर्व में किसी ने अगर नहीं किया तो हमारी जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको पूरा करें। और मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आने वाले समय में कम से कम हमारे जो ग्रामीण जनता है उनको कम से कम प्राथमिक स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो अच्छी तरीके से मिले, उसकी व्यवस्था आप लोग करें, ये मेरा एक सुझाव रहेगा। अब मैं वन पर्यावरण विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि पूरा झारखंड मुझे लगता है कि उसकी पहचान उसके वन संपदा ही उसके सबसे बड़े मुझे लगता है कि पहचान है। और इस वन संपदा को बेहतर करने के लिए मुझे लगता है कि पिछले अगर रिकॉर्ड जो सरकार ने दिखाए हैं उस रिकॉर्ड में हमारा वन क्षेत्र बढ़ा है, ये उपलब्धि जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी और ज्यादा तेजी से हम लोगों को काम करने की जरूरत है। क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने कम से कम एक चीज का तो अनुभव किया है, वो अनुभव ये है कि जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के पश्चात हम लोगों को पता चला कि जिस धरती में हम लोग रहते हैं वो कितना प्रदूषण से घिरा हुआ है। और उस समय काल में एहसास होता है कि मानव ने अपने जीवन में किस तरह के अपने कृत्य के द्वारा पर्यावरण को कितना छेड़ा है और कितना बर्बाद किया है। तो ये एक तरीके का हम लोगों के लिए सबके लिए सबक भी है। उस सबक को लेते हुए मुझे लगता है कि वन क्षेत्र को बचाने के साथ साथ उसको बढ़ाने के लिए भी जो भी प्रयास करने की आवश्यकता है वो प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि पिछले 8 साल 10 साल में एक अलग सी व्यवस्था हम लोग को देखने को मिली है। हम लोग जितने भी पर्यटक स्थल जाते हैं या फिर कहीं भी मुझे लगता है कि किसी गांव देहात में अगर किसी के यहाँ भोज के आमंत्रण पे भी खाने के लिए हम लोग जाते हैं तो एक सफेद रंग का प्लेट हम लोग को दिखाई देता है, जो थर्मोकोल प्लेट जिसके बारे में हम लोग कहते हैं। एक तो वो नॉन डिस्पोजेबल है, प्लस वो मवेशी भी उसको नहीं खाते हैं। तीसरा क्या है कि वो जमीन के लिए भी मुझे लगता है कि सब बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से ये मांग करना चाहूंगा कि राज्य सरकार तत्काल उसको बैन करते हुए
तत्काल उसको बैन करते हुए हमारे जो गांव देहात में पहले की जो पारंपरिक व्यवस्था थी, साल के पत्तल की प्लेट की बात हो चाहे उसका धूना बनता हो, उसको सरकार का जो अपना प्लास का जो ब्रांड है उसके तहत ब्रांडिंग करते हुए अगर उसकी अच्छी मार्केटिंग करे, सरकार उसके ऊपर में काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि ये साल के पत्ते तो हमारे जितने भी वन क्षेत्र है वहीं पाए जाते हैं और इसकी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास में कम नहीं है। हम जितना चाहेंगे उतनी अवेलेबिलिटी हमारे पास में है, लेकिन इसके ऊपर में व्यापक रूप से उतना काम नहीं हुआ, जिसके कारण से आज हम लोग थर्मोकोल प्लेट्स हर जगह, हमको लगता है जितने भी पर्यटन स्थल जाइएगा तो देखिएगा सफेद कचरा आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। तो मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर में भी सरकार को ध्यान देने और विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके साथ साथ आज हम लोग 21वीं सदी में है महोदय। आज पूरा विश्व जहां एक तरफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ एक अपना सोच बना रहा है, मुझे लगता है कि अपने तरफ से भी, चूंकि बहुत सारे राज्य सरकारें हैं जो अलग अलग तरह की सब्सिडी देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर, मुझे लगता है कि राज्य सरकार को भी इस दिशा में महत्वपूर्ण पहल करना चाहिए कि हम लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करने के ऊपर प्रोत्साहित करें। और राज्य में पिछले साल से ही कुछ प्रमुख चुनिंदा शहरों में राज्य के सीएनजी भी शुरू हुआ है, लेकिन उसका व्यापक रूप में उसका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है कि सीएनजी के इस्तेमाल पर भी सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि जिस प्रदूषण से पूरा राज्य और पूरा देश गुजर रहा है वो प्रदूषण में कमी आ सके। और उसके साथ साथ में एक और बात महोदय, मैं चूंकि हम लोग सभी ग्रामीण जंगली क्षेत्र से आते हैं, एक समस्या से बहुत ज्यादा पाला हम सभी माननीय सदस्यों को पड़ता है, वो हाथियों के द्वारा जो उत्पात होता है, और उस उत्पात में कई घर भी तबाह होते हैं, फसल भी नष्ट होती है और कई लोगों की जान भी चली जाती है। मेरा इस विषय पर एक चीज पे मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जो फसलों का जो नुकसान होता है और प्रति एकड़ जो उसके ऊपर में जो राशि मिलती है वो राशि बहुत कम है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि उसको फिर से रीएनालाइसिस करते हुए जो 8,000 रुपए जो दी जाती है, एक आकलन हो कि किसी की अगर फसल की क्षति हुई है तो कितनी हुई है, उस आधार पर मुझे लगता है कि किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए। अगर ये होता है तो कहीं ना कहीं किसान के हित में ये सबसे अच्छा फैसला भी होगा, किसानों को उसका लाभ भी मिल सकेगा। अध्यक्ष महोदय, एक चीज की जानकारी मैं देना चाहूंगा कि हम लोगों के वन क्षेत्र में दो उत्पादित होने वाले दो फल भी होते हैं। बहुत लोग पता नहीं अलग अलग इलाकों में उसको अलग अलग नाम से बोलते होंगे। उसमें एक भेलवा और केउंद भी है, अब पता नहीं अलग अलग क्षेत्रों में क्या बोलते हैं। उस फल को मैं चाहता हूं कि हम लोग, चूंकि वो हम लोगों को कम मिलता भी है, तो कहीं ना कहीं छोटे जो हाट बाजार होते हैं, उन हाट बाजारों में मुझे लगता है कि ठेला और खोमचा लगा करके उसकी बिक्री होती है। अगर सरकार इसकी भी ब्रांडिंग करे, चूंकि हम लोग जैसे भेलवा एक तरीके का हम लोग उसको ड्राई फ्रूट भी समझ सकते हैं, उसको वो खाने में भी अध्यक्ष महोदय बहुत अच्छा है। तो अगर इसकी ब्रांडिंग हम लोग अगर प्लास ब्रांड के तहत भी इसकी करते हैं तो इसका भी लाभ मुझे लगता है कि सरकार को भी होगा, और मुझे लगता है कि ग्रामीण स्तर पर भी एक रोजगार के अवसर भी इससे निकलेंगे। हम देखते हैं कि अब जैसे लाख का मैं उदाहरण देता हूं, लाख उत्पादन हमारे राज्य में बहुत अच्छी मात्रा में होता है, लेकिन उसके उत्पाद कहाँ बनते हैं? उसके उत्पाद हम सबसे ज्यादा राजस्थान में आपको मिलेंगे। उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इसकी भी